जंग कोई भी हो, उसूल बस एक ही होता है, वार सहो वार करो, और फिर जिसका वार ज्यादा असरदार या घातक होता है, जीत उसी की होती है। लेकिन हुसैन, उस जंग को कैसे जीतें जिसमें वार पर वार तो हो लेकिन दुश्मन नजर ही ना आए। ऐसे में जब दुश्मन अनजान हो, वो छिप कर वार कर रहा हो, तो बेहतर यह है कि अपने डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर लिया जाए कि दुश्मन के हर वार को बेअसर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर कौन सी जंग और किस दुश्मन की बात हो रही है, जरा ये भी तो बताइए। मैं भी यही सोच रही थी कि आप दोनों मतलब ये कौन सी कैसी डिफेंस वार की बातें कर रहे हैं। दरअसल हुसैन और हम बात कर रहे हैं गर्मी के इस मौसम में घर में छिपे हुए डस्ट माइट्स की, जो देखने में नजर तो नहीं आते हैं लेकिन शरीर में घुसकर आपका जीना दूभर कर देते हैं। दरअसल मीनाक्षी, जिस तरह सूर्यदेव आग उगल रहे हैं और धूल धक्कड़ वाली आंधी चल रही है, उससे बचने के लिए लोग खिड़की दरवाजों को सील पैक वाले मोड में लॉक करके एसी कूलर में वक्त बिता रहे हैं। बंद कमरे में बढ़ती नमी, धूप की कमी से वहां पर मौजूद धूल में डस्ट माइट्स पैदा हो जाते हैं। सोफे, कारपेट, पायदान और बाथरूम इन कीड़ों के पसंदीदा स्पॉट होते हैं। अच्छा हुसैन, ये डस्ट माइट्स आप लोग कह रहे हैं ना, ये डस्ट माइट्स की जगह जगह मुझे लगता है कि ये डायनामाइट है जो हमारे शरीर को परेशान कर रहे हैं। और इन डस्ट माइट्स के शरीर में घुसने से एलर्जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। सांस के मरीजों के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर अस्थमा के मरीजों को इससे ज़्यादा दिक्कत होती है, खास कर वो बेहाल हो जाते हैं। और अगर वक्त रहते उन्हें ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो मरीज सीओपीडी तक का शिकार हो जाते हैं, जो आगे चलकर उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है और दूसरी बीमारियों के लिए भी एक निमंत्रण के तौर पर यह काम करता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। मांसपेशियां, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसकी वजह से खून की कमी और हार्ट डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, इम्यूनिटी कमजोर होने से टीबी जैसी बीमारी भी शरीर में घुसने की राह तलाशने लगती है, जिससे फेफड़े खतरे में आ जाते हैं। कुल मिलाकर घूम फिर कर हमला जो है वो लंग्स पर हो रहा है, और इसीलिए अगर सांसों की डोर को आप मजबूत करना चाहते हैं, आप मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो लंग्स पर काम करना होगा, फेफड़ों को फौलादी बनाना होगा। हुसैन, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ धूल के इस डेडली अटैक से भी इन्हें बचाना होगा, और इसके लिए अपनी बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त योग के लिए निकालना होगा। और इसके लिए कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बस इतना सा काम करिए कि एक योग मैट ले लीजिए, अगर नहीं है तो चादर, चटाई कुछ भी बिछाइए, और रोजाना सुबह हमारे साथ 7:56 पर जुड़िए। और देखिए, स्वामी जी शंखनाद करने वाले हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। इससे ज्यादा अफोर्डेबल क्लास और कोई हो नहीं सकती। भाई, मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना जी, शंखनाद हो गया है, और शंखनाद यहाँ उपवन के बीच में हो रहा है। चारों ओर कोयल बोल रही हैं, और यहाँ पुलम से लेकर के, चीकू से लेकर के, आलू बुखारा से लेकर के सब कुछ सजा हुआ है। और इधर जो है ये वस्त्र धोती हो रही है। ये 20 फीट से भी ज़्यादा कपड़ा अंदर खाया जाता है, अंदर का कफ उससे बाहर निकल जाता है। ये वस्त्र धोती, फिर ऐसे ही पानी पी करके निकाला जाता है, इसको कुंजर कहते हैं। पानी लगभग 1 लीटर पानी पी लेते हैं और फिर उसको निकालते हैं। और फिर ऐसे ये देखो, इधर ये अप्रतिम चीज़ें चल रही हैं, इसको कहते हैं लपेट। एक तो पतंजलि बाम, एक हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, और उसमें थोड़ा दिव्य धारा मिला करके और छाती पर ऐसे लपेट देते हैं, आगे भी और सेम पीछे भी। इसको, ये अप्रतिम है। बहुत बार हमने कोरोना के समय में तो इसको बहुत लगाया था लोगों को। और फिर नस्से करवाते हैं। नस्से में बादाम तेल, अणु तेल या ज्योतिषमती से नस्से अप्रतिम होता है। तो नस्से, ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का पूरा लेप, लपेट, पतंजलि बाम का लपेट, इसको पूरा पतंजलि बाम लगा करके फिर पूरी छाती में रगड़ करके, और फिर उसके बाद प्राणायाम करवा देते हैं। और छाती पर ये लंग बस्ती लोग भूल गए थे, स्टीम लोग भूल गए थे, वो हमने याद दिलाई। स्टीम से लेकर के लंग बस्ती में ये उड़द के
आटे का पूरा एक गोल घेरा बना देते हैं। अब बन गया भाई घेरा, तो अब इसमें गरम गरम तेल डालते हैं। गरम गरम तेल सुहाता सुहाता, ऐसे नहीं कि इतना उबलता उबलता डाल दें कि आदमी की छाते ही जल जाए, ऐसा नहीं। तेल को पास में रखो थोड़ा बेटा, और फिर जो है ये गरम गरम तेल उसको डालते हैं। वैसे सिकाई बड़ी अच्छी लगती होगी। इतना डालते हैं कि जितना सुहाता सुहाता हो। हाँ, और फिर योग में ये देखो ताड़ासन। और स्वामी जी ये सारे कार्यक्रम बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पहुंचना होगा। लेकिन जो आपके पास नहीं पहुंच सकते वो इंडिया टीवी के जरिए रोजाना खुद को योग का कवच जरूर दे सकते हैं। स्वामी जी, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी जो है वो बढ़ रही है, और जो सांस के मरीज हैं उनके लिए मुश्किल भी बढ़ रही है। धूल के कण नाक मुंह के रास्ते शरीर के अंदर दाखिल होकर के शरीर में घुस करके सर्दी, जुकाम, खांसी और तमाम तरह की एलर्जीज की वजह बन रहे हैं। तो सबसे पहले जो शरीर का डिफेंस सिस्टम है स्वामी जी, उसको मजबूत बनाने का योगाभ्यास आप करवा दिए, ताकि अगर ये पार्टिकल्स शरीर के अंदर चले भी जाएं तो शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है उसको बेअसर कर दे। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर ये स्कंध संचालन ऐसे लंबे श्वासों के साथ, अर्ध चक्रासन, ये सहज अभ्यास है। ऐसे इतने तो जरूर करें, और जो कर सके फिर वो सूर्य नमस्कार करें। तो ज्योत्सना जी तो सूर्य नमस्कार बहुत सुंदर करती है। इंडिया टीवी देख करके भी करोड़ों लोगों ने सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया है। मैंने तो जीवन के सूत्र ही दिए लोगों को, सुबह उठ करके पसीना बहाओ, और सूर्य नमस्कार से लेके भुजंगासन, मरकट आसन, जो आसन कराते उससे अपना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस बनाओ, और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। प्रसन्नता, आनंद, उत्साह से एक अनुष्ठान की तरह जब योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म जो आपको घर बैठे ये अप्रतिम ज्ञान देते हैं, इसको अपनाओ, और लंबे लंबे श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग के 12 पोज। एक बार जब पूरा पसीना बहा देते हैं ना, तो ये IL-6 TNF अल्फा और IL-1 बीटा, ये जो पूरी एनर्जी की ऊर्जा तरंगे एक एक सेल में, नॉर्मल व्यक्ति के एक सेल से 1 लाख और योगी व्यक्ति के 10 लाख तक ऊर्जा तरंगित होती है, प्रवाहमान होती है धीरे धीरे। ऐसे योगिक जोगिंग के 12 पोज। एक बार सुबह उठ करके पसीना बहाना ही, और धूप में करो, जैसे हमारी ये बेटियां लगी हुई है कपालभाति, अनुलोम विलोम में। धूप में बैठ करके योग करने का अलग लाभ है, विटामिन डी से लेकर के, और जो अलग अलग प्रकार की नैसर्गिक ऊर्जा है ना, उससे अपने आप को जोड़े। गिरी गह्वर में, तालाब के किनारे बैठ के, वन उपवन में बैठ करके ऐसे जो योगिक जोगिंग करेंगे, जो सूर्य नमस्कार करेंगे, जो दंड बैठक लगाएंगे, प्राणायाम करेंगे, उनके जीवन में कैसे कोई एलर्जी, कैसे कोई अस्थमा, किसी भी प्रकार का कोई रोग कैसे हो सकता है। तो ऐसे अपने आप को संवारें। एक बार 5 मिनट तेजी से ये योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, और ये अलग अलग प्रकार के हर रोज हम करीब करीब जो है 25-50 प्रकार का योग करवा देते हैं। इसको सिटी योग के अलग अलग प्रोटोकॉल हम बताते रहते, सिखाते रहते हैं। स्वामी जी, एक प्रोटोकॉल जो है वो गर्मियां शुरू होने से पहले लोग करते हैं। कहता हूँ योगिक जोगिंग के 2 पोज तो जरूर करें। और वो प्रोटोकॉल ये है स्वामी जी, खिड़की दरवाज़ों में जितनी भी छोटी छोटी सी झरियाँ होती हैं उन सबको पैक कर दिया जाता है। कूलर और एसी की मरम्मत करवा ली जाती है, उसको ठीक करवाया जाता है, ताकि गर्मी जब आए उससे पहले सब कुछ पैक करके घरों के अंदर कूल सा माहौल पैदा किया जाए। लेकिन इसकी वजह से होता ही है स्वामी जी कि घरों के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, धूप की कमी की वजह से वो डस्ट माइट वहाँ पर फिर क्रिएट होने लगते हैं,
और फिर इसकी वजह से बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, तमाम तरह की एलर्जीज, अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करता है ये डस्ट माइट। और ये कमबख्त नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की जी, ये जो इन ना दिखने वाले दुश्मनों से कैसे बचा जाए? आपने एकदम ठीक कहा। जिस कालीन पर मैं योग कर रहा हूँ ना, इसको रोज हम क्लीन करते, इसको लगभग 5-7 दिन में एक बार धो लेते हैं। पर्दों को लोग टांग के रख देते हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं और सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर ही अंदर ठंडक में खूब पनपते हैं। ज़्यादा तेज़ धूप में, ज़्यादा ठंड में तो मर जाते हैं, और एसी वाली धूप में अपने शरीर की तो ऐसी तैसी होती है, लेकिन ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पूरी तरह से हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में वहाँ पनपते रहते हैं और उससे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, अस्थमा, और कई बार तो ये अंदर चले जाते हैं सांसों के माध्यम से, बहुत खराब रोगाणु, जीवाणु, और उससे पूरी स्किन एलर्जी से लेकर के पूरी बॉडी में बहुत तरह की एलर्जी होती है। इसके लिए मैं रोज कहता हूँ कि आपको भुजंगासन, मकरासन, तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ये भुजंगासन 100 बार तक ऐसे कर लें, ऐसे और ऐसे। ये बड़े ज़बरदस्त हैं, ये लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही जोरदार है। अभी जो मैं बात कर रहा था, लंग के एल्वोलाइज को, ब्रेन के न्यूरॉन्स को, किडनी के निफ्रॉन्स को, IL-6, TNF अल्फा और IL-1 बीटा पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर देता है भुजंगासन। ये लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए और लंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो ये भुजंगासन करें ऐसे 10 बार से शुरू करके ऐसे 100 बार तक इसमें जाना चाहिए। जो 100 बार भुजंगासन कर लेंगे, जो खड़े होकर के जो हम बता रहे थे और बैठ करके ऐसे ये कर लेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम तो बहुत ही ज़रूरी है, कपालभाति भी ज़रूरी है, और जो गोमुखासन कर सके तो कितनी बहुत ही अच्छी बात होगी। एक गोली श्वासारी और ब्रोनकोम की ले लें, जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उठते ही श्वासारी का काढ़ा पी लें, उठते ही तुलसी ले लें, सिला तुलसी का ड्रॉप ही हमने बना रखा। अब घर में सबको तुलसी नहीं होती, सिला तुलसी के 5 ड्रॉप डाल करके पानी में पी लें। सुबह उठ करके गिलोय घनवटी एडवांस खा लें। सुबह उठ करके गिलोय का पानी, तुलसी का पानी या सिला तुलसी का पानी, ये छोटी छोटी बातें। 1 गोली श्वासारी, 1 गोली ब्रोनकोम की सुबह ले लें। सुबह उठते ही 3 से 5 बूंद अणु तेल की डाल लें, फिर जिंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाएं। मैं 100 साल से ज़्यादा, 125 कोशिश तो मेरी है कि मैं 150 साल तक जो है सबको योग सिखाऊं, सबको योगी, निरोगी, कर्मयोगी, उपयोगी बनाऊं, उद्यमिता, उद्यमशीलता का, पुरुषार्थ का, परमार्थ का प्रतिमान घड़ूं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, स्वामी जी देखिए, प्राणायाम पर तो हम एक पूरा अलग से हम सेगमेंट जरूर करेंगे, एक प्रश्न इसके लिए भी समाहित है कार्यक्रम में। लेकिन एक और जो विषय है जो एस्थमा पेशेंट से जुड़ा हुआ है स्वामी जी, इन डस्ट माइट से सबसे ज्यादा परेशानी तो एस्थमेटिक लोगों को होती है, और खासकर उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो खाना तक ठीक से नहीं खा पाते हैं। तो स्वामी जी, एस्थमेटिक क्या सावधानी बरतें, क्या प्रिकॉशंस लें कि वो डस्ट माइट्स के अटैक से बच जाएं? दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, ठंडी चीज़ें, चिकनी चीज़ें, आइसक्रीम, और अभी तरह तरह के शरबत। गर्मी में, गर्मी बढ़ी तो एक आदमी इन्हीं को सेवन करता है। एसी, अलग अलग प्रकार की ठंडाई, ये ठीक नहीं है। इसके लिए आसन तो जो अभी हम बता रहे हैं, ये आसन करें, साथ में प्राणायाम आगे बताने वाले। जिन चीज़ों से बचना वो भी ज़रूरी है। 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है योग में, अभ्यास और वैराग्य। जो करना है उसको अभ्यास कहते हैं, जिससे बचना उसको वैराग्य कहते हैं। कंप्लीट अटैचमेंट उन चीज़ों से, योग से और अच्छी चीज़ों से जिनको करना है। कंप्लीट डिटैचमेंट, रिजेक्शन उन चीज़ों का जिनको नहीं करना है। तो
ये अभ्यास जो अभी बताए जा रहे हैं इनको तो करें। पीछे झुकने के बाद आगे भी थोड़ा झुक जाते हैं तो बैलेंस बनता है। फिर दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें ठंडी चीज़ें इनसे तो बचना होगा, चिकनी चीज़ें। और करना क्या होगा, तो मेरे सामने देख रहा था मैं गुड़ रखा है, चना रखा है, थोड़ी मात्रा में गुड़, ज़्यादा नहीं, चना वो भी 25-50 ग्राम से ज़्यादा नहीं, खजूर कल्प हम इसको बोलते हैं। जिनको डायबिटीज़ हो वो 1 से ज़्यादा खजूर 2 से ज़्यादा खजूर ना खाएं। इसी चने की ही रोटी, चने का ही सत्तू, और वो भी सत्तू ज़्यादा ठंडे पानी में नहीं, नॉर्मल पानी में डाल करके थोड़ा उसमें सेंधा नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डाल करके सेवन कर सकते हैं। और हम ये खजूर कल्प करा करके लंग बस्ती करवा करके जो यहाँ पर अभी की जा रही थी, लंग बस्ती गरम गरम तेल वो छाती पर डालते हैं। फिर वो जब अंदर वाला थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वापस पतीले में उसको डाल देते हैं, जो है स्याही सॉस, जिसका जो है बचपन में प्रयोग करते थे स्याही को सुखाने में। उसी तरह से ये फॉर्म सा ले रखा है, इससे उसको पकड़ पकड़ के गरम गरम तेल ऐसे डालते हैं। खैर, लंग का मजबूत होना जरूरी, और लंग की मजबूती के लिए योगिक एक्सरसाइज के साथ, दौड़ने के साथ, तैरने के साथ प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। कितने ही लंग जिनके वीक हों, इसके लिए जल नीति, सूत्र नीति से लेकर के, और ये नस्से, ये तो अप्रतिम है। नस्से कफ रोगों के लिए, कुंजर कफ और पित्त रोग दोनों के लिए, और बस्ती वात रोगों के लिए अप्रतिम है। ये हमारे पूर्वजों ने हमें ज्ञान की विरासत दी, उस हेरिटेज को हम इंडिया टीवी के माध्यम से सब तक पहुंचाते, और अपने घरों में ही लोगों ने अब इन चीज़ों को अपना लिया है, और अपने घरों में ही लोग कफ कोल्ड वाले स्वासरी क्वाथ दिव्य पेय बना करके पीते हैं। हार्ट वाले अर्जुन की छाल का काढ़ा, जिनको यूटीआई पेशाब की दिक्कतें हैं वो गोखरू का काढ़ा, जिनको अलग अलग प्रकार के जो रोग हैं पेट के लिए सर्वकल्प का काढ़ा, स्किन के लिए कायाकल्प का काढ़ा, ये सब उकाला काढ़ा कषाय जो पहले बहुत कम लोग पिया करते थे, अब अपने घरों में ही लोगों ने इन योग आयुर्वेद के तत्वों को समाविष्ट कर लिया है। स्वामी जी देखिए, योग तो ज़रूरी है, लेकिन खिड़कियों दरवाज़ों को बंद कर लेना आज के वक्त में मजबूरी भी है। आज तो बाकायदा एनसीआर के लिए लू का अलर्ट भी जारी हुआ है, तो अगर खिड़की दरवाजे बंद नहीं होंगे तो लू के थपेड़े घर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब बंद करना है तो एसी और कूलर ऑन करना पड़ेगा। तो क्या डस्ट माइट से बचने का कोई उपाय आपके पास है, उसको ख़त्म करने का कोई यौगिक उपाय अगर आपके पास है तो वो भी बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये स्वामी जी कि लगातार खांसते रहने की वजह से लोगों के गले में भी सूजन आ जाती है, तो गले की सूजन को कैसे कम किया जाए और कफ को कैसे मिटाया जाए? तो देखो, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अपने आप मर जाते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं। खाली पेट इम्यूनोग्रिट और खाने के बाद मैंने कहा ब्रोनकोम स्वासरी एक एक ले लेते हैं, इनका मोक्ष हो जाता है। जो है रोगाणुओं का, विषाणुओं का, कीटाणुओं का, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का मोक्ष हो गया, बीमारियों का मोक्ष हो गया, और आदमी का भी जीते जी मोक्ष हो गया। जो बीमारियों से, बुराइयों से, रोगों से, दुखों से, दारिद्र्य से, नैराश्य से, कुंठाओं से, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दुर्बलताओं से जो मुक्त हो जाता है, जो योग से युक्त हो जाता है, तो जीते जी मोक्ष हो जाता है। तो ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अब हम भी जो सांस लेते हैं उसमें भी जाते ही हैं। तो स्वामी जी आप तो नेचुरल एसी में बैठे हैं, तो दूसरा जो आपने बात की गले के लिए, एक तो कपालभाति करें, उज्जाई करें, और देखो एक खास बात, 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम हल्दी, कच्ची हल्दी, और पाउडर हो तो 5 ग्राम बहुत है, और 3 से 5 ग्राम सेंधा नमक, उसको उबाल लें एक बार अच्छे से। हल्दी, एलोवेरा और नमक को उबाल ले अच्छे से सब, और इसका फिर गुनगुना गरम गरम सा गरारा करें, सहता सा।
कितना ही भयंकर गले में खराश हो, गले में सूजन आ गई हो, एकदम ठीक हो जाएगा। कपालभाति उज्जाई करना है, नस्य करना है, और गले पर भी पतंजलि बाम जो छाती पर लपेटा है, ये गले पर भी उसकी लपेट कर लेनी है और स्टीम ले लेनी है। जो यहाँ पर स्टीम ले रहे थे हमारी बहन, ये स्टीम, इसमें स्वासारी क्वाथ और ऊपर से मिला दिया दिव्य धारा और फिर उसकी स्टीम ले लेते हैं। गला एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। सदियों से हमारे यहाँ पर त्रिकुटा, सोंठ, पिपल, काली मिर्च को त्रिकुटा कहते हैं, और सीतोपलादि या स्वासारी पाउडर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो स्वासारी में अब्रक भस्म, स्वर्ण वसंत मालती मिला देते हैं। 20 ग्राम स्वासारी, 5 ग्राम अब्रक भस्म और 2 ग्राम उसके अंदर स्वर्ण वसंत मालती शहद से चटा देते हैं। ये इंस्टेंट बेनिफिट देता है। जिनको गला सूज गया हो ना पूरा, एकदम से ठीक हो जाता है। इतना ज़बरदस्त इन चीज़ों का लाभ है। और मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री, ये जो रखे रहते हैं हम, मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री, इसको मुंह में डाल करके चूस लेते हैं एकदम से। कितना ही गला खराब हो, रेडीमेड चाहिए तो कंठामृत हम देते हैं। और वैसे तो जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हम ये स्वासारी और ब्रोनकोम, इसको भी चूसने के लिए दे देते हैं। स्वासारी गर्म पानी में डाल करके इसको पिला देते हैं। ये बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगी को सुगम बनाने के लिए रामबाण अकाट्य ब्रह्मास्त्र का काम करती हैं। ज्योत्सना, इससे पहले आप अगला विषय शामिल करें। स्वामी जी, एक बात ध्यान आ रही है, बेस्ट है प्राणायाम। आसन जितने कर पाए कर लें। स्वामी जी, जो घर का गृह मंत्रालय ने उसने एक नियम ये बना रखा है, एसी फ्रिज की, एसी और कूलर की जो ज़रूरत होती है आज के वक्त में, लेकिन ये कि सुबह उठते ही खिड़की दरवाजे अगर खोल दिए जाएं और सुबह की धूप घर के अंदर तक आ जाए और थोड़ी बहुत हवा इधर से उधर हो जाए तो हाँ, वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए तो घर की डस्ट भी बाहर निकल जाएगी और घर जो है वो साफ और स्वच्छ रह सकता है। ठीक है स्वामी जी। बात का जिक्र करने वाली थी कि जैसे हम सर्दियों के मौसम आने से पहले सर्दियों के कपड़ों को धूप दिखा देते हैं, वैसे ही गर्मियों के मौसम में घर को धूप दिखानी कितनी ज़रूरी है, खासकर सुबह की, वो स्वामी जी बता रहे हैं। आपने भी इसी बात का जिक्र किया। स्वामी जी, अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। एक और टॉपिक हम शामिल कर लेते हैं, डस्ट माइट्स की। क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो डस्ट माइट से हटकर फिर से एक बार अस्थमा के पेशेंट्स की बात करते हैं। अस्थमा ये जो बीमारी है, इसका जितनी जल्दी पता चल जाए उतनी बेहतर और उतना ही इलाज इसका मुमकिन है, लेकिन इसके लक्षण नॉर्मल खांसी जुकाम जैसे ही होते हैं। तो अस्थमा के पेशेंट्स इसे पहचाने कैसे कि ये नॉर्मल खांसी जुकाम है या फिर उससे बढ़ के अस्थमा की परेशानी है? और योगाभ्यास के साथ साथ ये भी बताइए कि कौन कौन से प्राणायाम जो योगाभ्यास नहीं कर पा रहे हैं वो इस परेशानी से बचने के लिए कर सकते हैं। तो देखो, एक तो मैं इधर देखा तो एक दम्बेल है, ये जो है मरकटासन तो ऐसे करना ही है। दम्बेल, इसके 3 पत्ते लेकर के उसमें 3 काली मिर्च अंदर डाल ले, जैसे पान के अंदर गुलकंद और कई तरह का मसाला डाल करके लोग खाते हैं। तो दम्बेल में काली मिर्च, 3 काली मिर्च, लौंग और थोड़ा मुलेठी डाल करके इसको चूस ले तो दमा एकदम ठीक हो जाता है। ये बासा है, पिया बासा माने पीला बासा और सफ़ेद बासा, और ये दालचीनी आदि, ये अपने घरों में भी लोग अभी लगाने लग गए। जो कर सकें वो तो ये उष्ट्रासन, मरकटासन, भुजंगासन आदि भी कर लेंगे। जो मोटे मोटे हैं उनको हमने रोज़ बताए रखा है, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, क्योंकि मोटे लोगों को अस्थमा, दमा और ये कफ, कोल्ड और ये एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो वो ये अभ्यास कर लिया करें। उनका पैकेज भी हमने साथ में बता दिया, अभी प्राणायाम का बता रहे हैं। तो देखो, प्राणायाम जो आसन नहीं कर पाते, दौड़ नहीं पाते, जिम नहीं कर पाते, प्राणायाम तो सब कर सकते हैं ना। तो प्राणायाम ही कर लिया ना, तो प्राणायाम परम औषधि है अस्थमा, कफ, कोल्ड, दमा के लिए। सामान्य सर्दी जुकाम माने सामान्य कफ कोल्ड हो रहा है, लेकिन जब सांस घुटने लगे, बहुत तेजी से खांसी होने लगे और बार बार खांसी होने लगे तो अंदर फेफड़े में सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। अंदर के लंग कमजोर पड़ गए, लंग की कैपेसिटी कम हो गई, इसको बोलते हैं दमा, अस्थमा। तो लंबे समय तक कफ कोल्ड रहता है, लंबे समय तक फेफड़ों में सूजन रहती है, तो वही दमा में कन्वर्ट हो जाती है। और
ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा पोल्यूशन के एक्सपोजर में रहते हैं, अलग अलग प्रकार की पॉल्यूटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनके घर सड़क के किनारे होते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन और कई प्रकार के डस्ट आदि उड़ते रहते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत अधिक हो रहा है और ऐसे बहुत धूल अंधड़ उड़ता रहता है, वहाँ पर ये लोगों के अंदर के फेफड़े 25, 50 और 80% तक खराब हो जाते हैं। उसके लिए ये स्वासारी, प्रवाही स्वासारी और ब्रोनकोम के साथ साथ हमने दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश भी बताया हुआ है। ये भी बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। और ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से स्वामी जी, जिनके घर सड़क के किनारे होते हैं, दमा वाले, वो घर बड़े महंगे होते हैं और बड़े पैसे वाले लोगों के होते हैं। अच्छा स्वामी, लेकिन विदेशों में मैंने देखा हुसैन भाई, जो सड़क के अंदर होते हैं, आधा 1 किलोमीटर अंदर घर होते हैं, उनकी कीमत ज्यादा होती है। सड़क के किनारे वालों की कीमत आधी या 1/4 होती है। ये हिंदुस्तान में ही कुछ ऐसा हो गया, सड़क के किनारे रहना, ऊपर रहना, नीचे दुकान खोल लेना, वही ऊपर नीचे होते रहते हैं। उनकी जिंदगी ऊपर नीचे ऐसे बीत जाती है, इसलिए उनकी सांस भी ऊपर नीचे होती रहती है, परेशान होकर के। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, एक स्टडी ये बता रही है, वाले घर अच्छे नहीं रहते, इसलिए मैंने जो है हाईवे से दूर बसाई हुई संत कुटी। अरे वो कमाल है स्वामी जी आपका, हम तो देख के आए हैं वो चीजें। कपाल भाती ऊंचाई जरूरी है। जी जी जी। स्वामी जी, एक स्टडी ये बता रही है कि दुनिया के 10% अस्थमा के जो मरीज हैं वो अकेले हमारे देश भारत में हैं, और इसमें भी 15% जो हैं वो 5 से 11 साल के छोटे बच्चे हैं। अब इन छोटे छोटे बच्चों में कई बार तो पैदाइशी तौर पर अस्थमा की शिकायत होती है, तो ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों में माँ बाप से अस्थमा की प्रॉब्लम आगे बढ़े ना, और दूसरी चीज़ ये कि बच्चों में अगर अस्थमा है तो उनके लिए क्या कुछ अलग से करना है, जो अब तक आप बता चुके हैं अस्थमा के बारे में। बीमारियों का जो प्रवाह है इसको रोकना, जेनेटिक डिजीज को कि प्रवाह को थामना है, तो बच्चों को बचपन से भस्त्रिका करवाएं, कपालभाति करवाएं, ऊंचाई करवाएं, होल्ड करें 10-15 सेकेंड, अनुलोम विलोम करें बच्चों को बचपन से ही, शीर्षासन, सर्वांगासन करें बच्चों को बचपन से ही, सूर्य नमस्कार कराएं। और फेफड़ों को मजबूती देने के लिए, फेफड़े जिनके कमजोर हो गए, मैंने कहा ना 25-50, किसी को 80% तक फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। और एलोपैथी में तो है कि लंग एक के अल्वलाइज, फेफड़े जो अंदर से कमजोर हो गए तो उनको रिवर्स नहीं कर सकते। हमने यही काम किया है। हमने ये सासारी ब्रोनकोम के द्वारा, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश के द्वारा, सुबह उठते ही तुलसी पत्र खिला करके, ये छोटी छोटी बातें कर करके, करक्यूमिन गोल्ड सुबह उठते ही दे दिया हमने। अब सबको जो है वैसे हल्दी खाने में दिक्कत होती है, तो ऐसे ये सब प्रयोग करवा करके, और लंग के अल्वोलाइज को, फेल हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फेल हुए फेफड़ों को हमने ठीक करके लोगों को, अस्थमा को तो मिटाए, लंग ट्रांसप्लांट से हमने लोगों को बचाया। 70, 80, 90% तक इनके फेफड़े खराब हो गए थे, उनको ठीक किया। जिनके 70-80% लिवर खराब हो गए थे लिवोग्रिड से, 70-80-90% किडनी खराब हो गई थी रिनोग्रिड से, पिनकोग्रिड, मधुग्रिड और मधुनाशिनी से हमने 80-90% तक, पेनक्रियाज गड़बड़ हो गए तो 100-150 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, उनको ठीक किया। आंखें खराब हो गई थी, आई ग्रिड से कान खराब हो गए, ग्रिड से मस्तिष्क, दिमागी खराब हो गए थे तो मेमोरी ग्रिड और मेधावटी से ठीक किए। ये आयुर्वेद में ये प्रक्रिया है। तो बच्चों को बचपन से ही सूर्य नमस्कार कराएं, शीर्षासन कराएं, सर्वांगासन कराएं, योग में ढाल देंगे तो अस्थमा से लेकर के तमाम तरह की जेनेटिक बीमारियों के कुचक्र से अपने संतानों को, अपने औलादों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को हम बचा सकेंगे। ऐसी कई सारी स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि अस्थमा से हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। पहले तो ऐसा होता क्यों है, सांसों का कनेक्शन हड्डियों से कैसे है, जरा ये आप समझाएं, और साथ ही हड्डियां मजबूत कैसे रहेंगी, इसके लिए उपाय भी बताएं। देखो जब फेफड़ों में, अब जैसे मैंने शीर्षासन किया, तो अब बोलेंगे शीर्षासन से फेफड़े कैसे मजबूत होंगे। शीर्षासन से फेफड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, सर्वांगासन से
फेफड़ों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। इसलिए हम ये अभ्यास बताते हैं। और जब फेफड़े कमज़ोर हो गए तो फेफड़ों के अंदर जो हमारा खून होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं, वही तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके बॉडी में ले जाते हैं। जब फेफड़ों में अस्थमा के कारण से ब्लड का ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो पूरी बॉडी में ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो बोन्स भी वीक होंगे, नर्वस सिस्टम भी वीक होगा, पूरा शरीर भी वीक होगा। इसलिए दमा वालों का की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है। इसलिए सबसे मैं कहूँगा प्राणायाम करें, अपने फेफड़ों को मजबूत बनाएं तो हड्डियां भी मजबूत होंगी, पूरा शरीर भी मजबूत होगा। और साथ साथ में हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लें, थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ऑर्थोकेयर ले लें। सुबह धूप में बैठा करें, विटामिन डी पूरी लिया करें, दूध में हल्दी शिलाजीत आदि लिया करें, अश्वगंधा अश्वशिला लिया करें, हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाएंगी। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर ही करके खा लिया करें, इससे हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। गिलोय जो है वो कफ कोल्ड से भी बचाती है, अस्थमा से भी बचाती है और हड्डियों को भी ठीक करती है, डायबिटीज़ को भी ठीक करती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम को भी ठीक करती है, इम्यूनिटी को, सब चीज़ों को एक साथ डील करती है। मोटापा वालों का मोटापा भी कम कर देती है। इसलिए गिलोय लिया करें, गिलोय बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और जो गिलोय एलोवेरा का आदि का सेवन करते रहेंगे तो हड्डियां तो इतनी मजबूत बन जाएंगी, फौलाद ही, कि जो है मरने के बाद शमशान में भी उनको जलाने के लिए एक्स्ट्रा लकड़ी लगाने लगी पड़ेंगी, इतनी मजबूत हो जाती है योगी की हड्डी। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि लोगों के सवालों को शामिल किया जाए और पहला सवाल मुंबई से अरुण कुमार का है। स्वामी जी, हम वात, पित्त और कफ और गैस से परेशान हैं। ये तीनों का संबंध कैसे हो, इसका समाधान बताएं। अब ये तीनों का ही दोष बिगड़ गया, वात, पित्त और कफ। तो वात के लिए तो गिलोय और एलोवेरा का मैं बता ही रहा था, तो साथ में गिलोय, एलोवेरा और उसमें वीटाग्रास मिला ले तो गिलोय से वात और कफ, एलोवेरा से वात और पित्त, और साथ में वीटाग्रास ले लिया तो उससे पित्त और पाचन तंत्र अच्छा हो जाए तो गैस भी ठीक हो जाएगी। तो आपके लिए वात, पित्त, कफ और गैस एक साथ इन चीज़ों को ठीक, चारों चीज़ों को ठीक करना है तो एलोवेरा, गिलोय, वीटाग्रास इनका सेवन करना। और अरुण जी, सुबह उठ करके योग हमारे साथ कर लेना। अरुणिमा, लालिमा आ जाएगी आपके चेहरे पर। मुंबई में भी पोल्यूशन बहुत है, दिल्ली नोएडा में भी बहुत है, वो भी ठीक रहेंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल बुलंदशहर से मुनेश का है और बुलंदशहर बड़ा लकी शहर है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सवाल वहाँ से ले लीजिए जा रहे हैं। एड़ी और कोहनी में परेशानी है मेरी, में काफ़ी लंबे समय से दर्द रहता है, इसके लिए प्लीज़ कुछ उपाय बताएं। तो बुलंदशहर की मुनेश बुलंद रहेंगी। एक तो कोहनी के दर्द के लिए तो ऐसे ऐसे करें ज़्यादा, 100 बार। मैं देखता हूँ लोग ऐसे 10-20 बार करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो ऐसे 100 बार तक करें। और एक ही बार में दर्द दूर करना हो तो कोहनी के ऊपर लीच लगा लें या श्रृंगी लगा लें, हरिद्वार आ जाए, एक ही बार में ठीक कर देते हैं। एड़ी के ऊपर भी सिंगे लगा देते हैं। ये रक्त मोक्षण बहुत बड़ी परंपरा है, इसमें श्रृंगी चिकित्सा, लीच चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर को भी हमने जोड़ दिया है। तो एड़ी में और कोहने में, कंधे में, गर्दन में दर्द हो जाए, कमर में और ये टैल बोन के अंदर, तो एक सिंगी से ही ठीक हो जाता है। बाकी तो एड़ी के दर्द के लिए और कोहनी के किसी भी प्रकार के दर्द के लिए हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करें, घरेलू सेवन करें, सब मिला करके टोटल का 1 चम्मच। और पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लें। तो मनीष जी, दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, बाइब आदि की चीज़ों से थोड़ा बचना। तो अभ्यास बता रहे हैं योग के, इनको भी पूरा करना। ऐसे कोहनी और ऐसे टखने को देखो, ऐसे 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 100 बार कर लेना, ठीक हो जाएंगे।
गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक और ये पारिजात, हरसिंगार, निर्गुंडी, सहजन आदि डाल करके, अमरबेल आदि डाल करके, पपीता, अरेंड आदि के पत्तों का, अरेंड का रस, पत्तों का, उसको डाल करके उससे भी सिकाई भी कर लेते हैं तो एड़ी का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न ले लीजिए मेरे भाई। अगला सवाल स्वामी जी हरियाणा से प्रिया का है। मेरा बेटा 4 साल का है, उसके नाक का मांस बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से उसको जुकाम बहुत आता है। काफ़ी एंटीबायोटिक दे चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ कोई उपाय बताएं। ये प्रिया जी, छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है और ये हुसैन जी, मीनाक्षी ज्योत्सना जी, ये समस्या आप आस पड़ोस में भी देखते होंगे। छोटे छोटे बच्चों के नाक बंद हो रहे हैं क्योंकि एक तो बच्चों को हम चॉकलेट बहुत खिलाते हैं, आइसक्रीम बहुत खिलाते हैं, बच्चों को हम जंक फूड बहुत खिलाते हैं और बच्चे जो है हम क्या न खिलाएं फ्रिज की चीज़ें, और अब तो सर्दियां हैं तो आइस और ज़्यादा लेने लग जाते हैं, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, खट्टा दही खाते हैं, उससे भी ये पॉलिप्स बनते हैं। तो थोड़े दिन तो परहेज़ करें, बच्चे को थोड़ा खाने पीने में थोड़ी सी सावधानी रखें, उसको अणु तेल से नशे करवा देना। अणु तेल, छोटे बच्चा है तो 3-3 बूंद नाक में डाल देना और उसको स्वासारी या प्रवाही पिला देना। एक गोली ब्रोनकोम की दे देना। बस 1 सप्ताह में आपके बच्चे के अंदर का पॉलिप्स गायब हो जाएगा। नहीं तो पॉलिप्स अंदर से बढ़ जाते हैं तो बाद में ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन के बाद फिर दोबारा बढ़ जाते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति बच्चे को जरूर कराएं। ये पॉइंट भी दबाएं तो प्रिया जी आपका पुत्र पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा, नाक के अंदर की सूजन, पॉलिप्स ठीक हो जाएंगे। अगला सवाल स्वामी जी दिल्ली से है, वंश का। मेरे दाहिने आँख में हमेशा रेड हो जाती है, दवाई लेने के बाद भी ये ठीक नहीं होता, कृपया इसका इलाज बताइए। ओह, देखो छोटे छोटे बच्चे भी अपना वीडियो भेजते हैं, बड़ी समझदारी से वीडियो बनाते हैं। तो वंश जी, आपके आँख के लालिमा दूर हो जाएगी। एक तो अनुलोम विलोम करना, और जो भी मैं थोड़ी देर पहले शीर्षासन, सर्वांगासन बता रहा था वो भी करना। हो सके तो सुबह उठ के सूर्य का त्राटक या दीपक के साथ या मोमबत्ती के साथ ही त्राटक कर लेना। यह अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये आँख का पॉइंट है दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये इसको दबा लेना। और आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, किसी न किसी रूप में, आंवले का शरबत, बहुत कुछ हमने बना रखा है, उसका किसी न किसी रूप में प्रयोग करना। गाजर का जूस ज़रूर पीना। गाजर ऐसे आजकल हर मौसम में आ जाती है, वैसे सर्दियों में तो ज़रूर ही पीना चाहिए उसको, उससे भी आँखों की रोशनी अच्छी होती है। महात्रिफलाघृत तो दूध में पिलाते हैं, आँख में डाल भी देते हैं, और बच्चों को 100 में डाल देना, तो पूरी तरह से वंश अच्छे हो जाएंगे, ऋषियों के वंशधर बन जाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, वंश के बाद अब झांसी आईग्रिड से बहुत अच्छी होती है, एक गोली। छाया ने अपना सवाल भेजा है। मेरा CRP 27 है एंड RA 6.44 बताया गया है। तो 3-4 महीनों से जॉइंट्स में पेन एंड सूजन है। स्वामी जी कोई उपाय बताइए। ओ, झांसी की रानी छाया के ऊपर साया आ गया है, एलर्जी का, अर्थराइटिस का। तो देखो RA फैक्टर कितना बढ़ा हुआ हो, CRP कितना बढ़ा हुआ हो, कफ कोल्ड कितना ही बढ़ा हुआ हो। एक तो जिनको भी जोड़ों का दर्द है, गोधन, अर्क और गोखरू पूरी बॉडी को अंदर से क्लीन कर देता है। मैं बार बार कहता हूँ, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। योग आयुर्वेद से हम शुद्धिकरण भी करते हैं और अंदर से शरीर को सशक्त करते हैं। तो गोखरू और गोधन अर्क, ये अंदर के जितने भी पेन मार्कर्स, RA, CRP, NA, NH, B27, यूरिक एसिड, जितना भी कुछ पेन मार्कर बढ़े हुए सब एकदम से कम हो जाते हैं। साथ में पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रीन। एलर्जी के लिए तो सबसे अच्छा है, अश्वगंधा ले लें, इम्यूनोग्रिट ले लें, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजित, च्यवनप्राश ले लें। कफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा, एलर्जी, सारे इन्फ्लेमेशन अंदर का गायब हो जाता है छाया के बाद। अगला प्रश्न ले लीजिए। योग की छाया स्वामी जी, अब वक्त ये कह रहा है 7:56 पर योग जरूर इंडिया टीवी पे करें।
लंग्स को मजबूत करने के लिए कोई रामबाण नुस्खा अगर आपके पास है तो आप उसकी तैयारी करें। पाक शास्त्र में क्या है उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, कैसे हेल्दी रहेंगे किडनी और लिवर, 100 बीमारी से उम्र पर लगा ग्रहण, कैसे रोगों को करें जड़ से खत्म, योग से संजीवनी का डोज मिलेगा, जानिए लंबी उम्र का सीक्रेट फॉर्मूला। तो कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा और आपको कल पता चलेगा कि 100 साल तक की जिंदगी सेहतमंद वाली कैसे जीनी है। उसका फॉर्मूला स्वामी जी आपको बताएंगे। तो देखो ये हमने पुलम, ये बोलो इसको आलू बुखारा बोलो, आज जिसकी छाया में हम कर रहे थे वो यही था। और ये इधर भी और उधर भी तो पूरा दूर तक काले काले खूब लगे हुए थे। हमने तोड़ करके आज इसी का ये जूस बना दिया। ये पुलम का जूस ये बड़ा अच्छा होता है, आलू बुखारा। अब इसको जब खट्टा होता है तो इसकी चटनी भी बना करके ले सकते हैं, जैसे बादाम की चटनी बना करके लेते हैं, ऐसे आलू बुखारे की चटनी बना सकते हैं। इसको गूंद करके और इसको चाशनी में डाल दिया तो इसका मुरब्बा भी बना करके ले सकते हैं। तो ये आलू बुखारा बहुत इस समय सर्दियों में आया हुआ है, इसका जूस बना करके पिएंगे तो आपका फेफड़ा बड़ा मजबूत रहेगा और सर्द आपको गर्मी से भी, लू से भी निजात मिलेगा। तो आज का पाक शास्त्र जो है पुलम के साथ हमने पूरा किया है। फिर नए नए हम पाक शास्त्र के, योग शास्त्र के सूत्र देते रहते हैं। उपचार के बाद अब समाचार में आप आगे बढ़ाइए, फटाफट 50 सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।